नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल का सियासी रण हर दिन और तेज होता जा रहा है। प्रमुख प्रतिद्वंदी दलों के रूप में बीजेपी और तृणमूल एक दूसरे पर वार पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में दोनों ही दलों की कोशिश है कि अब नए नए दांव पेच के जरिए सियासी रणभूमि को अपने नाम कर लिया जाए। इसी कड़ी में अब चुनावी प्रचार के दौरान घायल होने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं और अगले 4 दिन व्हीलचेयर पर बैठकर वो रैलियां करेंगी। ममता बनर्जी की व्हीलचेयर रैली की शुरुआत नंदीग्राम दिवस के मौके पर आज दोपहर 3 बजे कोलकाता में होगी। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी करने का कार्यक्रम टाल दिया है। ममता बनर्जी आज कोलकाता में अपने भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ रैली में हिस्सा लेकर आज शाम दुर्गापुर जाएंगी और कल पुरुलिया में रैली करेंगी। इसके बाद ममता बनर्जी 16 मार्च का झाड़ग्राम और 17 मार्च को बांकुरा में रैली को संबोधित करेंगी। वहीं बीजेपी उनके व्हीलचेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार करने को एक सिंपैथी वोट गेन करने का जरिया बता रही है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि टीएमसी 17 मार्च को अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दे। तो पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा सीटों के लिए 8 चरणों में वोटिंग होगी। राज्य में 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होंगे, जबकि चुनाव परिणाम 2 मई को आएंगे। पहले और दूसरे चरण में 30-30 सीटों में, तीसरे चरण में 31 सीटों, चौथे चरण में 44 सीटों, पांचवें चरण में 45, छठे चरण में 43, सातवें चरण में 36 और 8वें चरण में 35 सीटों पर मतदान करवाया जाएगा। वहीं चुनावों को लेकर सियासत भी चरम पर है। ममता बनर्जी को आज जो घोषणा पत्र जारी करना था वो आज ना होकर आगामी समय में होगा। ममता दीदी के चुनावी घोषणा पत्र पर और पश्चिम बंगाल की सियासत पर आ रही प्रतिक्रियाओं को सुनिए। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस एक्सपायर फार्मूले और एक्सपोज सेल्फ गोल में लगी हुई है। अब जब एक्सपायर फार्मूले और एक्सपोज सेल्फ गोल होंगे तो सच्चाई सामने आएगी। लोगों के पता लगेगा कि पैर जो है ज़मीन पे फिसला है या ज़मीन से पैर फिसल गई है या पैर से ज़मीन फिसल गई है। तो अगर पैर से ज़मीन फिसल जाती है तो इसी तरह के चूचू चूचू टिक चिक 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 चूचू का मुरब्बा जैसे मुद्दे दिखाई पड़ते हैं। जब कहने को कुछ नहीं होता तो करने को इसी तरह के पॉलिटिकल पाखंड दिखाई पड़ेंगे आपको। क्योंकि आप अगर बताएं कि आपके कार्यकाल में आपने बंगाल की जनता के लिए, बंगाल के लोगों के लिए, बंगाल के गरीबों के लिए, कमज़ोर तबकों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए क्या किया है, वो है नहीं कहने के लिए। केवल पॉलिटिकल पाखंड और प्रपंच, इसके अलावा कुछ है नहीं। और ये चीज़ें एक के बाद एक एक्सपोज हो रही हैं। जब एक्सपोज हो रही हैं तो आप जो है वो 20वीं सदी में 18वीं सदी के एक्सपायर फार्मूले का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक्सपोज हो रहा है बार बार। और जब एक्सपोज होगा तो आप कभी व्हील चेयर पर पहुँच जाएंगे, तो कभी स्कूटी पे पहुँच जाएंगे, तो कभी जो है वो कहीं और पहुँच जाएंगे और फिर कहेंगे कि साहब हमें बचाओ बचाओ बचाओ, गलती कर दी है हमने कुछ किया नहीं, लेकिन अब एक बार हमें और मौका दो ताकि हम फिर से आपको जो है वो सोशल कर सकें। वो होगा नहीं। हर आदमी को लगता है कि जिसका जमानत भी जब्त हो जाता है चुनाव में, उसको भी लगता है कि भारी बहुमत से जीत रहे हैं। तो ममता जी अगर यह सोचती हैं इन परिस्थितियों में कि हम ही बनाएंगे तो क्या गलत कर रहे हैं। वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको सोचना ही चाहिए। लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। लेकिन टिकैत जी भी वहां पहुंच गए, भाजपा के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। क्या करेंगे टिकैत जी वहाँ? क्या करेंगे? लाठी चलाना है कि खेत जोतना है? लोकतंत्र में जो जनता की सहमति होती है वही भारत की संविधान की मान्यता है और देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है। इसलिए टिकैत जी जाए कोई जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, यशवंत सिन्हा टीएमसी में चले गए तो जाना चाहिए। वो टीएमसी में रास्ता खुला हुआ है, और भी लोग जा सकते हैं। वो भी चले गए हैं और भी जिनको बाकी होगा जाएंगे। जिनको कहीं कोई किनारा नहीं है तो वहीं किनारा मिलेगा, अपना किनारा धर रहे हैं। ममता दीदी के घोषणा पत्र इसके पहले भी 2 बार घोषित हुए थे। वो झूठ लोगों को मालूम पड़ चुका है और ये नया एक झूठ लोगों के सामने आएगा, ये भी लोगों को मालूम है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास दिखाना शुरू किया है और उसकी नौटंकी
ममता दीदी ने शुरू की है। हमें उनकी घोषणा पत्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र आएगा वो पश्चिम बंगाल के विकास का घोषणा पत्र होगा, पश्चिम बंगाल में बदलाव का घोषणा पत्र होगा। देखिए, यशवंत सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। बीजेपी को खड़ा करने में उनका योगदान है। अगर उन्हें आज टीएमसी ज्वाइन करनी पड़ रही है, ममता जी को जिताने के लिए ये कहना पड़ रहा है कि लोकतंत्र बचाना है, तो इसका मतलब लोकतंत्र खत्म हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तो मुझे लगता है कि आज की घटना के बाद तो ये साफ हो गया है कि बंगाल में ममता दीदी दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, और जो नफरत की राजनीति करते हैं, दंगों की राजनीति करते हैं, पैसों की खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं, उनके मुंह पर करारा तमाचा लगने जा रहा है। लेकिन अब टीएमसी क्या मैनिफेस्टो जारी करेगी? 10 साल से सत्ता में है, बंगाल क्या बन चुका है सब कोई देख ही चुका है। खुद ही मुख्यमंत्री स्टेज से कहती हैं खेला हो गए, तो मतलब क्या 10 साल बंगाल से खेल रही थी? क्या खेला हो गए? आप सोच लीजिए कि इस मानसिकता में लोग हैं। एक अवश्यंभावी हार की तरफ मुख्यमंत्री देख रही है। बिहार में एक कहावत है, मूस उठावे लोढ़ा हुई है। चूहा कितना भी बड़ा हो जाए, कैपिबारा से कुछ नहीं होता है। राकेश टिकैत वहां जाके क्या करेंगे? क्या बंगाल के किसान आंदोलन कर रहे हैं? इनकी तो यही कोशिश है कि हर जगह जाके आग लगे, लेकिन समर्थन तो मिल नहीं रहा है, इसलिए करने दीजिए जो करते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, लोकतंत्र में कोई भी चुनी हुई सरकार को काम करने का अधिकार है, और जिस तरीके से ममता बनर्जी अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही हैं, हर पार्टी को अपना अधिकार है अपने मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ने का। कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो जारी करेगी, और अगर वो जारी कर रही है तो निश्चित तौर पर जनता की भलाई के लिए काम करेगी। तो अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। वहीं अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माने तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन चुनावों में टीएमसी औंधे मुंह गिरेगी। बताया जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बीजेपी ने 70 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। और चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय वसीम राजा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वसीम साहब, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, मैं सीधी सी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी। पश्चिम बंगाल का चुनाव इस समय हम देख रहे हैं काफी दिलचस्प हो चला है, और अब ये नई चीज कि ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर अगले 4 दिन तक चुनाव प्रचार करेंगे। सिंपैथी वोट गेन करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आपके लिए कितना नुकसान यहाँ पर हो सकता है? देखिए पल्लवी जी, ममता जी चाहे व्हील चेयर पे बैठ के प्रचार करें, चाहे जिस तरीके से मर्जी प्रचार करें, एक तो बात स्पष्ट है, जो ढोंग ममता जी ने, जैसे कि आप लोगों ने लगातार चैनलों में भी उनकी ये बात सुनने को मिला कि अब खेला होबो तो ये खेला करना शुरू कर दिए हैं। अब ये व्हील चेयर पे बैठे, चाहे जय श्री राम कहें, चाहे जय सिया राम कहें, चाहे हनुमान जी को याद कहें, अब जो है टीएमसी की लंका जो है वो इसका अंत होने वाला है, और टीएमसी बंगाल से विदा होने वाली है। और ये बहुत घबराहट में ये लोग हैं, और ये इनका कुछ बनने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रही है। पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश देने जा रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर डेवलपमेंट चाहिए लोगों को। पश्चिम बंगाल भी राष्ट्रवाद के साथ चलना चाहता है, राष्ट्र के साथ चलना चाहता है। पश्चिम बंगाल में जो देश विरोधी गतिविधियां होती हैं, ऐसा लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार में वो ऐसा लग रहा था कि देश के साथ वो जुड़ा हुआ प्रदेश है ही नहीं। किसी भी विषय में आप ले लीजिए, चाहे डेवलपमेंट को ले लीजिए, गवर्नमेंट की योजनाओं को ले लीजिए, किसी भी चीज को ममता ने पश्चिम बंगाल में पूर्ण रूप से लागू होने ही नहीं दिया, इससे कि पश्चिम बंगाल की जनता को बहुत नुकसान पहुंचा है। और पश्चिम बंगाल की जनता अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, और पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत जल्द बदलाव नजर आएगा। और 2 तारीख को जब परिणाम आ रहे होंगे तो पश्चिम बंगाल में हम भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराएगी, और पश्चिम बंगाल की जनता की सरकार होगी, और जनता के हितों के लिए सरकार होगी। ठीक है, आप जुड़े रहिए सर हमारे साथ। इस समय पीएस पांडे जी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जो कि टीएमसी से हैं। सर, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। आपकी प्रतिक्रिया, वसीम राजा जी की तमाम बातें आपने सुनी होंगी, और ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो व्हील चेयर पर बैठकर अब चुनाव प्रचार करेंगे। तो इन सब का क्या कुछ आप आने वाले समय में फायदा देख रहे हैं टीएमसी को? मैडम, मैंने अपने
वसीम जी की बात तो पूरी सुन नहीं पाए थे हम, लाइव पूरा हो नहीं पाए, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि इनकी जो झूठ है वो पकड़ी गई है। और सारे ये झूठ पर के लोग जो है वहाँ पश्चिम बंगाल उस तरह का प्रदेश नहीं है जैसा ये हर जगह ख्वाब दिखाते रहे हैं और ख्वाब दिखा करके ये वोट पाते रहे हैं। उस तरह का बंगाल प्रदेश नहीं है। इनको ये पूरी तरीके से भाजपा वालों को समझ में आ चुका है। अब इसलिए इन्होंने जो है चारों तरफ से घेरेबंदी करके एक अकेली मुख्यमंत्री महिला को ये परेशान करने की नियत से इनकी सारी फोर्सेज लगी हुई है वहां पर और प्रभावित करना चाहते हैं चुनाव को, जो होने नहीं जा रहा है। और टीएमसी पूरी बहुमत से फिर से एक चुनाव में सेकंड, मैं जीतने एक जा बात रही आपसे है। समझना इस चाहूंगी बात सर, किस तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है चुनावों को, क्योंकि ये तो लोकतंत्र है ना सर, यहाँ पर तो कोई कहीं भी जाकर चुनाव लड़ सकता है। तो अगर बीजेपी वहां पर चुनाव लड़ने की पूरी कवायद में लगी हुई है, फील्डिंग बिठा ली गई है, तो इसमें ममता बनर्जी कैसे घिर गई? अरे मैडम, तो ऐसे ही देख लीजिए, जब वहां पोस्टर लग रहा है कि ममता बनर्जी जो वहां की मुख्यमंत्री हैं प्रदेश की, और नंदीग्राम में उनको बाहरी बताने के आप ये भाजपा की कोशिश करते हैं और अपने दामन को नहीं देखते हैं कि अमित शाह और मोदी जी जो है वहां जाते हैं तो वो बाहरी हैं कि ममता बनर्जी बाहरी हैं। ये कौन बाहरी है? और ममता बनर्जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो अपने किसी भी क्षेत्र से लड़े, चाहे वो भवानीपुर से लड़े चाहे नंदीग्राम से लड़े। शुभेंदु अधिकारी ने उनको खुला चैलेंज दिया था कि आप नंदीग्राम से और केवल एक क्षेत्र से लड़के दिखाइए हमको और मैं आपको 50,000 वोट से हराऊंगा। आज उनकी जमीन खिसकती नजर आ रही है कि अब तो गए हम काम से। ठीक है, वसीम साहब से इसकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर, एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती, बाहरी और अंदरूनी होता क्या है? भारतवासी तो एक है ना सर, अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन बाहरी है और कौन उसी राज्य का है? पल्लवी जी, हम तो शुरू से पूरे राष्ट्र को हम एक नजर से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्र को एक समान समझती है। ममता जी का तो यही फंडा रहा, शुरू से यही नजरिया रहा कि पश्चिम बंगाल को देश से अलग बताया जाए, देश से अलग रखा जाए। और देश के विरोधी ताकतों के साथ ये लोग हमें लगातार ये लोग उनके समर्थन में ही नजर आए। देश हित में इन्होंने बात कभी भी नहीं की और आज भी यही बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, बाहरी और बंगाल का क्या मुद्दा है? जो पश्चिम बंगाल के अंदर जो चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे, क्या पश्चिम बंगाल के निवासी नहीं है क्या? क्या वो पश्चिम बंगाल के नागरिक नहीं है क्या? और एक बात मैं कहूंगा, पश्चिम बंगाल एक ऐसी धरती है जहाँ से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में प्रचलित हुए एक विधान, एक संविधान, एक निशान की बात कही। और आज जो जम्मू कश्मीर के अंदर आप लोगों को भी पता है कि 2 निशान चलते थे, वहाँ जम्मू कश्मीर में परमिट लेना पड़ता था, तब जाके हमारी जम्मू कश्मीर में अच्छी होती थी। लेकिन पश्चिम बंगाल के वीर सपूत ने ये कारनामा किया और उनकी शहादत के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में भारत का एक निशान चला और एक संविधान लागू हुआ। लेकिन आज ममता बनर्जी की सरकार जो है पश्चिम बंगाल को अलग नजरिए से देखती है। पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट लड़ रहे हैं, ऐसी बातें करना कि बाहरी है, ये बाहरी क्या पाकिस्तान से आकर लड़ रहे हैं क्या? वो बंगाली नहीं है क्या? वो बंगाल की जन्म के हेलो। ठीक है, वसीम साहब की आवाज बीच में ब्रेक हो रही है, एक बार फिर से फोन पैच करवा लेते हैं उनका। तब तक पांडे जी मैं आपका ही रुख कर लेती हूँ। सर, आप सुन रहे हैं कि बाहरी होता क्या है, वो पाकिस्तान से आकर लड़ रहे हैं या कहीं और से? भारत तो एक राष्ट्र है, इसमें बाहरी और अंदरूनी का मसला कब से उठने लगा? यही तो मैं पूछ रहा हूँ मैडम कि ये वसीम जी को अपने प्रश्नों से खुद जो है एक घिर रहे हैं। इनको अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं से नंदीग्राम में पूछना चाहिए कि भाजपा के लोगों ने ये मुझे जहां तक मेरी जानकारी है सर, आप भी मान रहे होंगे इस बात को कि ये बाहरी वाले जो राजनीति है इसकी शुरुआत टीएमसी के द्वारा कही गई। ये तो ममता बनर्जी का ही बयान था ना कि गुजरातियों को हम पश्चिम बंगाल नहीं चलाने देंगे। मैडम, वो परिप्रेक्ष्य दूसरा था। यहाँ तो ममता बनर्जी को आउटसाइडर बताने की भाजपा वालों ने कोशिश की है नंदीग्राम में, और उसके लिए पोस्टर लगाया गया है। हम जो है मैडम, हम उत्तर प्रदेश में हैं और हमारे किसी भी कार्यकर्ताओं को मैडम ममता बनर्जी ने अभी तक पश्चिम बंगाल में नहीं बुलाया कि आके आप लोग प्रचार करिए। और पश्चिम बंगाल में इनके पूरे देश के जितने आरएसएस के
कार्यकर्ता है, घर घर में घुसे हुए हैं। ये बाहरी लोग नहीं, वो तो कहते हैं कि ये बंगाल का चुनाव है, बंगाली चुनाव लड़ेगा और बंगाल के लोग रहने वाले जो हमारे टीएमसी के लोग हैं वो चुनाव लड़ेंगे और बाहरी लोगों को जवाब देंगे। तो फिर समर्थन भी नहीं लेना चाहिए इस हिसाब से, तो पांडे जी इस हिसाब से तो समर्थन भी नहीं लेना चाहिए। शिवसेना का समर्थन आपने स्वीकार कर लिया, आरजेडी का समर्थन आपने स्वीकार कर लिया, तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन आप स्वीकार कर रहे हैं, एनसीपी का आपने समर्थन स्वीकार किया है, तो समर्थन भी स्वीकार मत कीजिए ना। समर्थन स्वीकार किया हमने, अखिलेश यादव को प्रचार में नहीं बुलाया, हमने हेमंत सोरेन को प्रचार में नहीं बुलाया, ममता ने तेजस्वी यादव को प्रचार के लिए नहीं बुलाया है। उन्होंने जो भी समर्थन देने जाएगा उसका समर्थन हमको स्वीकार है, जो समर्थन नहीं दे रहा है उसका भी स्वागत है, लेकिन हमने किसी को प्रचार के लिए नहीं बुलाया है। इनकी सारी एजेंसियां लगी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग हार रहे हैं। यही इस बात इन लोगों को खल रहा है कि सारा पूरा फोर्स हमने लगा दिया, सारी ताकत लगा दिया, पूरा जितना पैसा उड़ेल सकते हैं सारा पैसा उड़ेल दिया, लेकिन इसके बाद भी ममता का हम बाल बांका नहीं कर पा रहे हैं। इस बात का इन लोगों को दुख है। ठीक है, बताइए वसीम साहब, इस बात का आपको दुख है कि इतनी फोर्स लगाने के बाद आपकी प्रचार के लिए इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट आ गई है, उसके बाद भी आप बाल बांका नहीं कर पा रहे हैं ममता दीदी का? अब देखिए, ये तो घबराहट में ये लोग बोल रहे हैं। ये अगर ऐसी घबराहट नहीं होती, ये कहने दीजिए ना, 2 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे उस दिन इनको समझ में आ रहा है कि बाल कौन किसका फाका करता है। कि हम इतने अहंकार में ये शब्द का उपयोग नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी जनादेश पे विश्वास रखती है और पश्चिम बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश देने के लिए तैयार है। और मैं एक बात कहूंगा, ये टीएमसी के लोग या ममता बार बार भारतीय जनता पार्टी वालों को बारी बारी कहती है, तो मैं एक बात स्पष्ट करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जन्म जो है वो पश्चिम बंगाल से हुआ। भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत जो है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ के थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की मिट्टी के लाल थे, जिन्होंने बंगाल का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। आज जो है ममता जी जो है उनका नाम खराब कर रही है, सुभाष चंद्र बोस जी का नाम खराब कर रही है, और पश्चिम बंगाल की मिट्टी को कलंकित कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है जो चुनाव लड़ रहे हैं बंगाल से होते हुए, उनके लिए बार बार ये शब्द का उपयोग करना कि बाहरी बाहरी। तो मैं एक बात कहूंगा कि अभिषेक बनर्जी की शादी उन्होंने कहाँ किया? किसी बंगाल में किया क्या? वो खुद अपने घर में बहू ले आए, चाहे विदेश से ले आए, चाहे कहीं से ले आए, तो ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, पश्चिम बंगाल का एक बंगाली कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता झंडा उठाता है तो ये कहा जाता है कि अमित शाह जी तो बाहर ही है। अरे भाई, अमित शाह जी चुनाव लड़ने थोड़ी आ रहे हो, देश के गृह मंत्री हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक एक कार्यकर्ता के साथ और एक एक बंगाल की जनता के साथ खड़े हैं। और पश्चिम बंगाल की जनता के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे कि पश्चिम बंगाल को देश की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और मुख्य जितनी योजनाएं हैं देश की वो सारी पश्चिम बंगाल में लागू हो। हम एक सूत्रीय इसी कार्यक्रम में काम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल की जनता जो विकास से वंचित रह चुकी है, जो योजनाओं से वंचित रह चुकी है, 2 मई के बाद पश्चिम बंगाल के अंदर हर व्यक्ति को राष्ट्र की सारी सुविधाएं मिलेंगी और केंद्र की सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। हम इस नजरिए से चुनाव में जा रहे हैं। हम बाकी और भीतर की ऐसी पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। हम सीधा विकास की बात करेंगे और पश्चिम बंगाल के अंदर एकदम से बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और आप देखते जाइए, आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कहता हूं और पूरे दावे के साथ कहता हूं कि पश्चिम बंगाल में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये अहंकार वाला भाषा हम नहीं बोलते, जैसे कि ये टीएमसी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हमारा बाल भी फाका नहीं होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। ये सब शब्दावली का हम प्रयोग नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो इनको इतनी घबराहट क्यों है? आज पश्चिम बंगाल के अंदर के कार्यकर्ता जिनको घुटन हो रही थी, जो बंगाल की मिट्टी की सोच रखते थे, बंगाल के विकास की बात करना चाहते थे, तो वो अंदर उन्होंने घोट कर उनका गला दबा के घोट के एकदम दम घुट रहा था। ऐसे कार्यकर्ता बाहर आके एकदम से टीएमसी के खिलाफ बात करना, ये बहुत बड़ी बात है कि टीएमसी के अंदर सिर्फ भुआ भतीजावाद चलता था, इसके अलावा किसी भी कार्यकर्ता या नेता की नहीं चलती थी। आज पूरा पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, बताइए PS पांडे जी, आपकी प्रतिक्रिया। वो तो दावा कर रहे हैं कि सरकार तो हम ही बनाएंगे। बहुत आसानी से हम 2-3 बातें आपके माध्यम से वसीम साहब से पूछना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो टीएमसी के लोग वहां बौखलाहट में हैं, एक तो ये बात निराधार है। दूसरी बात इनकी पूरी तरीके से खंडनीय है
कि इन्होंने ये कहा कि ममता बनर्जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी या किसी अन्य हमारे महान नेताओं का क्या अपमान किया है? वसीम साहब, कोई इंस्टांस आप बता सकते हैं? बल्कि हम तो उनके, वो हमारे आदरणीय हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, आपसे ज्यादा उनकी पूजा करते हैं, उनकी आपसे ज्यादा हम इज्जत करते हैं। रह गई बात वहां पर चुनाव प्रचार की और वहां के लोगों में आपके घुसपैठ की, आप ये जान लीजिए कि आप तो, आपके पास आयातित कैंडिडेट हैं, आपके पास तो लड़ने के लिए भी कैंडिडेट नहीं थे। पैसे के बल पर, पैसा दे करके, खरीद करके आपने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को तोड़ करके अपने में ले जा करके आप चुनाव लड़वा रहे हैं। और आप चुनाव जीतने की जो आप ख्वाब देख रहे हैं, वो ख्वाब आपका ख्वाब ही रह जाएगा। ये पश्चिम बंगाल उस तरह का प्रदेश नहीं है जहां पर आपके झूठ चल पाएंगे। और जो आप केंद्र की योजनाओं की बात कर रहे हैं, वो साफ सुन लीजिए कि ममता बनर्जी ने केंद्र की योजनाओं को बगैर साथ लिए अपने संसाधनों से बंगाल में जितनी तरक्की की है, आपके सारे केंद्र की योजनाएं इसी उत्तर प्रदेश में लगी हुई हैं। क्या उत्तर प्रदेश बन गया? आप हमको जरा सा ये बता दीजिए कि आपने किन प्रदेशों को जो है उत्तम श्रेणी में ला दिया। तो आपके कथनी और करनी में बहुत फर्क है, ये मत सुनाइए हमको। वहां पर जितना विकास ममता बनर्जी ने अपने संसाधनों से किया है, उतना तो आप लोग किसी प्रदेश में अपने संसाधन से नहीं करा सकते। इसलिए हम कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को कोई भी ताकत वहां हरा नहीं पाएगी और इस बार ममता बनर्जी फिर सरकार बनाएंगी। ठीक है, वसीम साहब आपका आखिरी कमेंट चाहूंगे इस मसले पर। देखिए पल्लवी जी, मैं एक बात कहूंगा कि अभी ममता बनर्जी के पैर में चोट आया। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने संवेदना व्यक्त की, दुख जाहिर किया, लेकिन जबकि एक घटना थी जो उनके खुद द्वारा घटित हुई और पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लगभग 200 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। क्या टीएमसी के किसी नेता ने उस पर प्रतिक्रिया की? क्या ममता ने कभी ये सोचा क्या वो बंगाल के व्यक्ति नहीं थे? क्या वो बंगाली नहीं थे क्या जिनकी हत्या की गई? ये सरासर बहुत सारा तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं ये लोग जो है पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत सारा, पश्चिम बंगाल का सारा माहौल खराब कर चुके हैं। और बात ये डेवलपमेंट करते हैं, कोई भी डेवलपमेंट नहीं, कोई विकास नहीं है। और दूसरी बात, आप मुस्लिम बस्तियों में जाए, भाजपा के कार्यकर्ताओं की मुस्लिम बस्तियों में मुस्लिम वोट बैंक से राज करती रही है। और इनके आप खुद अपना सर्वे करवा लीजिए, अपने चैनल के अपने रिपोर्टर को भेज के, जितनी भी मुस्लिम बस्तियां हैं। कई बार मुझे पश्चिम बंगाल जाने का अवसर मिला, लेकिन मुस्लिम बस्तियों में इतनी गंदगी है, ना वहाँ सफाई है, ना वहाँ सही सीवर का व्यवस्था है, उस एरिया के हालात बद से बदतर है। तो क्या इन्होंने सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए यूज किया? डेवलपमेंट वहां भी नहीं कि सिर्फ हिजाब पहन लेना, रोजा अफ्तार में बैठ जाना, इससे किसी जात धर्म में जाकर उसमें बैठ के सिर्फ ऐसी बात करना, ये किसी की नहीं है। टीएमसी ना मुसलमान की है ना हिंदू की है। मुसलमानों के लिए भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। और बात जब श्री रामचंद्र की आती है, जय श्री राम की बात आती है, तो उसके भी विरोध में है। ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, वो समझ में नहीं आ रहा है वो कर क्या रही है, किस भाव से राजनीति कर रही है। सिर्फ भी राजनीति को धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए और सरकार किसी धर्म की नहीं होती। वसीम साहब, आप भी ये बात समझ रहे हैं सर, सरकार किसी धर्म के लिए नहीं होती है, सरकार पूरे राज्य के लिए होती है और हर एक नागरिक के लिए होती है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। बात रहती है हर वक्त एक विशेष वर्ग के साथ खड़ी नजर आती है, लेकिन उस वर्ग का भी तो कल्याण नहीं किया जिस वर्ग से वो राज करती आई है, उस वर्ग का सपोर्ट करती है, उसका भी कल्याण नहीं किया। किसी वर्ग में कल्याण नहीं किया, किसी वर्ग में डेवलपमेंट नहीं हुई। पूरे पश्चिम बंगाल का इन्होंने एकदम से बहुत सारा नुकसान किया। डेवलपमेंट के बारे में बहुत पीछे हो गया पश्चिम बंगाल। किसी भी विषय में ले लीजिए, डेवलपमेंट ले लीजिए, राष्ट्रवाद ले लीजिए, और यहाँ तक कि पूरे देश में हम एक बात कहते हैं, जब जय श्री राम का नारा लगता है तो उसको जय श्री राम के नारे से भी पढ़ाया जाए। ये कौन सा तरीका है? क्या हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति जय श्री राम नहीं बोल सकता? क्या हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुस्तान के नागरिक को जय श्री राम बोलने का अधिकार नहीं है? क्या ये तालिबानी फरमान है क्या? ये तालिबान है क्या? ये पाकिस्तान है क्या पश्चिम बंगाल? कभी भी सबको साथ लेके, सभी लोगों को साथ लेके सुन लेते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं पीएस पांडे जी? वैसे भी समय की कमी है तो एक कमेंट में उनसे भी ले लेती हूँ। बताइए पांडे जी। मैडम, मैं आपके माध्यम से वसीम जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब भाजपा के लोग, चाहे वो वसीम भाई क्यों न हो, ये बात जब धर्म की बात बोलते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। जो आदमी जाते ही बंगाल के चुनाव में श्री राम का नारा लगाता हो, धर्म के नाम पर लोगों को बांटता हो, चुनाव में क्या अब यही चलेगा?
मुद्दे की राजनीति से हट करके लोग बात करते हैं। कोई भी आदमी महंगाई पर बात, भाजपा के लोग वहां महंगाई पर बात नहीं किए, वहां पर बेरोजगारी पर बात नहीं किए, वहां पर गरीबी में बात नहीं किए, वहां के किसानों की बात नहीं किए, लेकिन धर्म की बात करके ये केवल वोट बटोरना चाहते हैं। और जब ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं हम भी हिंदू हैं, तो इनको खल गया कि अब तो मेरा हिंदुत्व कार्ड भी छिन गया। अब इनको जब उनके पैर में चोट आई तो ख्वाब जो है इनका टूट गया। जब उनका पैर टूटा, इनका ख्वाब टूटा। ये तो ऐसे लोग हैं जो धर्म की राजनीति करते हैं और कहेंगे कि सबका साथ और सबका विकास। कहीं पर इनका सबका साथ सबका विकास कहीं नहीं है। ये लोग जो है केवल झूठ पर जिंदे हैं, लेकिन झूठ जो है बंगाल में नहीं चलेगा। कहा जाता है ना कि इन भाजपा वालों को अपने झूठ पर बड़ा गुमान था, लेकिन जब बंगाल में सच से टकराया तो इनके कपड़े नीलाम हो गए। वहां पर इनके कपड़े नीलाम हो गए हैं। इसलिए ये लोग चाहते हैं, जान रहे हैं कि हमारी हर जगह तो चाहे जैसे भी हमने सरकार बना लिया, छोटे प्रदेश हो चाहे बड़े प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, लेकिन बंगाल में हम चुनाव न जीत पाएंगे और न सरकार बना पाएंगे। इनको प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन दोनों समझ में आ रहा है, इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। बिल्कुल ये सर, हम तो हमारी यही इतनी उम्मीद शक्ति है, करेंगे कि जो भाजपा पश्चिम इतनी- बंगाल के लिए अच्छा हो वही पश्चिम बंगाल को मिले। फिलहाल समय की कमी है, मैं आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के सियासी रण में इस समय दांव पेच का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी ने बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी इस बार के पश्चिम बंगाल के चुनाव में औंधे मुंह गिर जाएगी और उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया है। वहीं बात अगर हम टीएमसी की करें तो अब नया यहां पर टीएमसी दांवपेच खेलती हुई दिखाई दे रही है। व्हील चेयर पर बैठकर ममता बनर्जी अब चुनाव प्रचार करेंगी। अपने भतीजे के साथ ये चुनाव प्रचार की कमान जो है आज से ममता बनर्जी संभाल चुकी हैं। खैर देखने वाली बात रहेगी कि क्या सिंपैथी वोट वो गेन कर पाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से किसान अब वहां पहुंच गए हैं, ममता बनर्जी को चोट लग गई है, तो कहीं ना कहीं इसका थोड़ा बहुत खामियाजा तो बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी अपनी चोट का जो आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी पर मल रही हैं। उन्होंने कहा है कि जानबूझकर उन पर ये हमला करवाया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की कर लें तो अपनी नई स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुल करने के लिए बीजेपी ने भी अपना मेगा प्लान तैयार कर लिया है। प्लान के तहत बीजेपी के नंबर 1 प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां तय कर दी गई हैं। बंगाल की हाई स्टेक पॉलिटिकल फाइट को जीतने के लिए प्रधानमंत्री कम से कम 20 मेगा रैलियां करेंगे। इनमें से 7 रैलियों का प्रोग्राम फाइनल है। पीएम मोदी 18 मार्च को पुरुलिया, 20 मार्च को खड़गपुर, 21 मार्च को बांकुड़ा और 24 मार्च को कांथी में मेगा शो करेंगे। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट नेपाल सिंह जी भी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी मसले पर चर्चा के लिए। डॉक्टर नेपाल सिंह, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, मैं सीधा सा आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। फिलहाल पश्चिम बंगाल के सियासी रण को आप किस तरीके से देख रहे हैं, और खासकर अब ये फैसला जो ममता बनर्जी ने लिया है कि वो व्हील चेयर पर बैठकर अब पश्चिम बंगाल में अपनी रैलियां करेंगे और चुनाव प्रचार करेंगी? देखिए, मेरा ये समझ में नहीं आता पल्लवी जी कि ममता जैसी परिपक्व नेता ने किसके कहने से 2 गलत निर्णय लिए हैं। एक निर्णय जो उन्हें उस दिन पहली मीटिंग में जब जय श्री राम का विरोध किया था, और एक दूसरा निर्णय कि जो ये भी जो भी इसके अंदर हाइप की गई, मुझे नहीं पता इसके पीछे सच क्या था, लेकिन जो भी दुर्घटना हुई थी इसको राजनीतिक रूप से उपयोग करके कहीं ना कहीं ममता की लोकप्रियता घटी है, बढ़ी नहीं। उसमें लोगों ने बहुत संदेह खड़ा कर दिया कि इतनी जल्दी प्लास्टर कैसे कट गया, इतना कैसे हो गया, चार आदमी करके चले गए, कैसे ऐसे सिक्योरिटी में हो गया। तो ममता जी मुझे ऐसा लगती है कि कुछ अपना आत्मविश्वास कहीं खो रही हैं, और वो ज्यादातर जो उनके इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग हैं उनके ऊपर कहीं केंद्रित हो गई है। कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं उनके लिए नुकसान ना पड़े। ठीक है, यहाँ पर अभी नुकसान का ये पूरा सौदा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है डॉक्टर सिंह टीएमसी के लिए, लेकिन वोट बैंक की अगर बात करें तो क्या वो सिंपैथी वोट बैंक भी अभी गेन नहीं कर पाएंगे? जिस तरीके से आपने जानकारी दी है, आप जो अभी सियासी हालातों को समझ रहे हैं, तो सिंपैथी वोट उन्हें नहीं मिल पाएगा? नहीं, देखिए, एक्चुअली ये देखना चाहिए ना कि मैं किसके साथ लड़ाई लड़ रहा हूँ। इधर ममता ने एक ये किया कि मुझे चोट लगी है, वो जब तक बॉम्बे कोलकाता भी नहीं आ पाई थी उससे पहले भाजपा ने बहुत ज्यादा इस चीज को लिया कि क्या ये संभव है। उसने जिन लोगों से सिंपैथी मिली थी उन लोगों के दिमाग में उल्टी बात डाल दी कि ये सब एक नाटक है। आप तो समझने की कोशिश कीजिए ना। देखिए, ममता की वोट वो फ्लोटिंग वोट है अभी, लेकिन भाजपा की वोट रोजाना फिक्स होती जा रही है।
और जो भाजपा की वोट फिक्स होती जा रही हैं, भाजपा की जो स्ट्रेटजी जो फिक्स होती हुई जा रही है, वो उसको रोज किसी न किसी मुद्दे के साथ मजबूत करती जा रही है। इससे जो भाजपा की से वोट गई हैं वो और पक्की हो रही हैं, वो घट नहीं रही। तो डॉक्टर सिंह, आप ये बात मान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव का जो माहौल भारतीय जनता पार्टी तैयार करना चाहती थी वही माहौल तैयार हुआ है, और अब ये ममता बनर्जी की भी मजबूरी बन गई है कि उन्हें उसी माहौल के अनुसार चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये उनके जाल में आ गई हैं, ये उनके जाल में आ गई हैं। और यही क्योंकि देखिए भाजपा के पास कोई विकास का मुद्दा नहीं था, वहां भाजपा की कोई वो नहीं थी, इसलिए वो इस सब चीजों में उलझ गई उनके साथ आके, और ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ममता बनर्जी को अब बीजेपी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ रही है, क्योंकि वो तो जुझारूपन जैसे व्यक्तित्व वाली लेडी हैं, और अब उन्हें इस तरीके से सिंपैथी गेन करना वाकई में ये किसी को पच नहीं रहा है। डॉक्टर सिंह, उनको उसी अपनी मेन जो उनकी ताकत थी उसी पर चलना चाहिए था। उनको जो है अपने ममता जी को इन चीजों का सहारा नहीं लेना चाहिए था, और ममता जी को इसके लिए सहारे की जरूरत नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि उनका जुझारूपन ही काफी था। बिल्कुल। तो नंदीग्राम के संग्राम को इस समय आप किस तरीके से देख रहे हैं? अगर वाकई में उनकी लोकप्रियता कम हुई है तो नंदीग्राम में उनका आने वाले समय में क्या भविष्य देख पा रहे हैं आप सर? देखिए, नंदीग्राम को इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता। नंदीग्राम में जो उसके सामने है, उसके पास एक बहुत लंबी चौड़ी कार्यकर्ताओं की फौज है, और नंदीग्राम में ममता जी अकेली कितना लड़ेंगी? पूरे बंगाल में ममता जी कितना लड़ेंगी? अब स्ट्रेटजी बदलने की यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरत है, जो कि साफ तौर पर नजर आ रहा है। डॉक्टर नेपाल सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सियासत इस समय चरम पर है, और यहाँ पर चुनावी दांवपेच का खेल भी लगातार जारी है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। किसान आंदोलन के 108 दिन हो चुके हैं। जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो सर्दी थी, लेकिन अब गर्मी आ गई है। ऐसे में किसान सड़कों पर रहने के लिए अब पक्के निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि वो बुजुर्गों के कमरे में गर्मी से राहत देने के लिए एसी लगाई जा सके। भारतीय किसान यूनियन दोआबा के अध्यक्ष किसान नेता मंजीत सिंह राय ने कहा कि सिंघू बॉर्डर पर स्थायी निर्माण होगा। दिल्ली हरियाणा स्थित इस बॉर्डर पर किसान पिछले 108 दिनों से तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में हमें चिलचिलाती धूप से बचने के लिए घर बनाने होंगे। महिला और बुजुर्गों के लिए एसी के इंतजाम किए जाएंगे। वहीं स्थानीय एसएचओ ने भी कांडली में निर्माण करने से हमें रोका था। उन्होंने बड़े अधिकारियों के दबाव का हवाला देते हुए यह बात कही थी। नंदीग्राम में भी राकेश टिकैत के तल्ख तेवर देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि अगली बार संसद में हम मंडी खोल देंगे, सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा को तय करने की देरी है। टिकैत ने कहा कि हमें ट्रैक्टर किराए पर नहीं लाने पड़ेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर भी वही है, आदमी भी वही है। जिस दिन संयुक्त मोर्चा तय करेगा, पार्लियामेंट में नई मंडी खुल गई, वहां पूरा भाव एमएसपी पर बिकेगा। कान खोलकर दिल्ली सुन ले, ट्रैक्टर को कौन रुकेगा? जाएंगे ट्रैक्टर दिल्ली में, फिर जाएंगे जिस दिन ये तय करेगी कमेटी। 3.5 लाख ट्रैक्टर वही है, 25 लाख लोग भी वही हैं। इसके अलावा टिकैत ने कहा है कि अगला टारगेट संसद में फसल बेचने का है। संसद में मंडी खुल जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मंडी के बाहर कहीं भी आप फसल बेच लो, हमें तो पार्लियामेंट ही सबसे अच्छी मंडी लगी। और क्या अच्छा जिसके साथ लड़ाई हो जा करे वो लड्डू बंटेगी और हमें अरे कोड़ी भरक की सरकार की छोड़नी नहीं। हमें पता चला कि सरकार यहाँ पर आ रही, दिल्ली सरकार, तो उसको ढूंढना है, यहाँ मिली नहीं। अगर कहीं मिले तो हमें बट दे दियो। सो कहाँ है? दिल्ली बॉर्डर में किसान पक्के घर बना रहे हैं। पक्के घर बनाएंगे भाई, पक्के मकान बनेंगे, 2-2 मंजिल के, एसी भी लगेगा, जनरेटर लगेगा, बिजली के कनेक्शन लेंगे और पक्के जाएंगे। घर वापसी नहीं जाएंगे जब तक बिल वापसी नहीं हो। एमएसपी पे जब तक बंगाल के किसान को एमएसपी पे रेट नहीं मिलेगा, दिल्ली का किसान हटेगा नहीं। आप सभी जिम्मेदारी है, जब इलेक्शन हो जाए तो आंदोलन की शुरुआत कर देना। कोई नहीं होने का, कोई नहीं होने का, आप बेफिक्र रहो। अभी भी 5 लाख से ज्यादा लोग हैं, लाखों ट्रैक्टर है दिल्ली के चारों तरफ, कोई नहीं हट रहा। ये झूठ बोलते हैं। और मीडिया को क्यों कहो? तब इनके क्या हाथ में? मीडिया के ऊपर तो कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, इनको क्या कहो? अपने सोशल मीडिया पे ध्यान दो। इनका तो मैं अपने आप जवाब दे लूं। आप क्या जो एनर्जी है, इस एनर्जी को पॉजिटिव उसमें जाना है, निगेटिव में नहीं।
जो क्रांति है युवाओं में, ये पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील करनी है, निगेटिव में नहीं करनी। लेकिन आप फिर बात कर रहे हैं कि बैरिकेड तोड़ने पड़ेंगे फिर। हाँ, तो बैरिकेडिंग तो तोड़ने पड़ेंगे, इनको आंदोलन तो सिखाना पड़ेगा इनको। तो बैरिकेडिंग तोड़ेंगे, इनका जो नशा पत्ती कोई करता है वो छुटाना पड़ेगा, इनको देश की मुख्य धारा से जोड़ना पड़ेगा, इनको इनके खेत की मिट्टी से इनका बॉडी को लगानी पड़ेगी। नॉन पॉलिटिकल है, यहाँ क्या कोई पॉलिटिकल आदमी था, कोई था? हाँ, वो दोबारा प्लान किया जा। अरे फिर कर देंगे, कोई ट्रैक्टर कोई किराए के आएंगे, वे ट्रैक्टर भी वही हैं और आदमी भी वही हैं। जिस दिन संयुक्त मोर्चा तय करेगा, अब की बार पार्लियामेंट पे नई मंडी खुल गई, वहाँ पूरा एमएसपी पे भाव बिकेगा। अगला टारगेट पार्लियामेंट पे होगा। कान खोल के दिल्ली सुन ले, जब भी अरे और ट्रैक्टर को रोकेगा कोई, दिल्ली में जाने से ट्रैक्टर कौन रोकेगा? जाएंगे दिल्ली में ट्रैक्टर, फिर जाएंगे। अरे जिस दिन तय होंगे, जिस दिन तय करेगी कमेटी, संयुक्त मोर्चा जिस दिन तय करेगा, वे 3.5 लाख ट्रैक्टर भी वही है और 25 लाख आदमी भी वही है। अगला टारगेट पार्लियामेंट पे फसल बेचने का होगा। पार्लियामेंट पे मंडी खुल गई, प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर कहीं बेच लो, तो मतलब पार्लियामेंट की सबसे बढ़िया मंडी लगी। व्यापारी अंदर बैठा और किसान बाहर है, खरीद होगी पक्की। वहीं टिकैत के संसद में फसल बेचने वाले बयान पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। सुनिए किसने क्या कुछ कहा। देखिए, कोई भी आंदोलन हो, सत्य और अहिंसा पर टिका हुआ आंदोलन ही सफल आंदोलन माना जाता है। और किसान तो यहाँ का अन्नदाता है, किसान तो कभी हिंसक हो नहीं सकता। और जहाँ तक राकेश टिकैत जी की बात है, मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, इस बिलों के पास होने के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर का लो, चाहे वो लद्दाख का काउंसिल का चुनाव हो, चाहे वे बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, गुजरात का हो या तेलंगाना के हों, जितने भी चुनाव हुए हैं या राजस्थान के पंचायतों के चुनाव, सब में भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये पता चलता है कि किसान तो इस आंदोलन के समर्थन में है। ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन ये आंदोलन ना किसानों का आंदोलन कहा जा सकता, क्योंकि ये राजनीतिक आंदोलन हो गया। किसान कभी हिंसक नहीं हो सकता। जिस तरह 26 तारीख को लाल किले पे चढ़े, यहाँ के हमारे तिरंगे का अपमान किया, जिस तरह इन्होंने ट्रैक्टर को ले जाने की कोशिश की वोट क्लब पे, और मीडिया कर्मियों के और पुलिस कर्मियों के साथ बदतमीजी की, किसान कभी ऐसे काम नहीं करता। ये आंदोलन एक राजनीतिक लोगों के द्वारा अब वो कर लिया गया है। अब ये राजनीतिक आंदोलन हो गया है और विपक्ष के पास क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है, वो इसी तरह से इसको भुनाना चाहते हैं। राकेश टिकैत जी ने 2 बार खुद चुनाव लड़के देख लिया, हर बार उनकी जमानत जब्त हुई है। तो एक संविधान है, संविधान के अंतर्गत चुनी हुई सरकार को चुनौती देना असंवैधानिक है, इसलिए इनको समझ लेना चाहिए। देखिए, मेरा तो सीधे तौर पे कहना है कि किसी भी आंदोलन को जब आप सुनते नहीं हैं, एक आलाप करते रहते हैं, वार्तालाप को महत्व नहीं देते हैं, माई वे और हाईवे वाले अप्रोच में काम करते हैं, तो वो आंदोलन कम से कम नई चीज़ें सोचेगा ताकि आप सुने, संवाद को तैयार हो। हमें भूलना नहीं चाहिए, यही देश था जब महेंद्र सिंह टिकैत जी पूरा का पूरा लाल किला उन्होंने कवर कर लिया था बैलगाड़ी से ला करके। मैं समझता हूं कि उस दौर में ये चिंता नहीं होती थी कि ऐसा क्यों कर सकता है, हक है। बस एक संदेश आप तक पहुंच रहा है, बात करिए, रिजॉल्व करिए। आपका कद नहीं घटेगा बल्कि आपका कद बढ़ जाएगा। किसानों से बेहतर किसानी के बारे में आप नहीं और हम नहीं समझ सकते। पूरे देश का किसान भाजपा के खिलाफ है, जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से टिकैत साहब को अपमानित करने का काम बीजेपी सरकार ने किया है, तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इन तीनों काले कानूनों को वापस कराने का एक ही रास्ता है, पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया। वो बंगाल से शुरुआत होगी, फिर उत्तर प्रदेश आएगी और उत्तर प्रदेश के बाद कहीं भारतीय जनता पार्टी दिखाई नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी का हश्र कांग्रेस जैसा होगा।
और इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका इस समय परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हनी पाठक जी, इसके अलावा किसान नेता संजय माधव जी हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। संजय जी, मैं पहले आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है। वो कह रहे हैं कि अब तो हम संसद को ही मंडी बनाएंगे और एक बार फिर से हम दिल्ली कूच करेंगे। इस बार कौन गारंटी लेगा कि फिर से माहौल खराब ना हो? क्या गारंटी कौन लेगा? आपका सवाल क्या है, समझा नहीं। मेरा सवाल यही है सर, गारंटी कौन लेगा? 26 जनवरी को तो सब पीछे हट गए थे कि हमारी वजह से नहीं हुआ, हमारी वजह से माहौल खराब नहीं हुआ। अब वो एक बार फिर से कूच करने की अगर योजना बना रहे हैं तो इस बार कौन जिम्मेदारी ले रहा है कि माहौल खराब नहीं होगा और सब कुछ सही सलामत रहेगा? तो सरकार को लेनी पड़ेगी जिम्मेवारी। सरकार ने पहले माहौल खराब किया था, अभी भी सरकार जिम्मेवारी लेगी। आपको मालूम नहीं है पहले माहौल किसने खराब किया था? पहले भी अभी 3 महीने से किसान बैठे हुए हैं, कोई भी माहौल खराब नहीं किया किसानों ने। 26 जनवरी क्या आप बोल रही हैं? 26 जनवरी को माहौल खराब सरकार ने किया, लोगों ने किया, जानबूझ के प्रोपेगेंडा किया, नाटक किया, 2 दिन बाद खुल गई। और आप ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि जिम्मेवारी कौन लेगा? जिम्मेवारी सरकार को लेनी है। ये सारा ड्रामा सरकार की नाकामी की वजह से हो रहा है और ये षड्यंत्रकारी राजनीति जो बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रही है, उसके कारण सब हो रहा है। आप 3 महीने से किसान आंदोलन बैठे हुए हैं, जून से आंदोलन चल रहा है, जब से अध्यादेश आए तब से किसान विरोध कर रहे हैं। हर डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो अपनाना चाहिए किसानों को उसको अपनाया। आपसे ज्ञापन दिए, आपको ग्राम पंचायत से लेकर के तहसील जिला स्तर तक हमने हर वो जो तरीका एक लोकतंत्र में किसान अपना सकते थे उसको अपनाया। उसके बाद में दिल्ली आना चाहते हैं, दिल्ली आए, दिल्ली के पास अपने आप बैठे हुए हैं। लाखों लोग आज दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं बिना किसी प्रकार के उकसावापूर्ण कार्रवाई के। पूरा शांतिपूर्ण अनुशासित आंदोलन चल रहा है। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं जिम्मेवारी कौन लेगा? अरे जिम्मेवारी उन लोगों से पूछिए जिन्होंने ये सब नाटक कर रखा है, जिसके कारण सब ड्रामा हो रहा है। दिल्ली आएंगे, दिल्ली पहले भी आए, दिल्ली वापस आएंगे। और सरकार यदि नहीं मानेगी तो कहाँ जाएगी? तो बताइए, क्या पाकिस्तान जाए, चीन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे? हमारी सरकार जिसको चुना हमने, जिसकी पार्लियामेंट को चुन के हमने भेजा, आएंगे वहां पर अपनी बात करेंगे। क्या गलत बात करी थी कैसे साहब ने? और बिल्कुल शांतिपूर्ण आएंगे, अनुशासन से आएंगे, जैसे अभी तक बैठे हुए हैं, आंदोलन चल रहा है उसी प्रकार से डिसिप्लिन में शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। और आकर के अभी दिल्ली के चारों तरफ बैठे, सरकार नहीं मानेगी तो अगर तय करेगा हमारा संयुक्त मोर्चा। हालांकि अभी टिकैत साहब का निजी बयान है, उन्होंने क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी बात का तात्पर्य क्या है, वो पश्चिम उत्तर आते हैं, थोड़ा व्यंग्यपूर्ण भाषा में बात करते हैं, तो उसकी बात का मायने क्या है तो वो बताएंगे। लेकिन ये बात आप कौन जिम्मेवारी लेगा, तो ये मेरे ख्याल से सही सवाल नहीं है, गलत सवाल है किसानों से करना। ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए, मीडिया को। ठीक है सर, ठीक है। हनी पाठक जी, आपसे भी मैं यही सवाल ले लेती हूँ कि जिम्मेदारी किसकी? अभी मैंने संजय माधव जी से पूछा तो उन्हें बड़ा बुरा लग गया कि हम थोड़ी ना जिम्मेदारी लेंगे। अब मैं आपसे भी यही उम्मीद कर लूँ कि आपको भी बुरा लग जाएगा कि साहब हमसे क्यों पूछ लिया, हम थोड़ी ना जिम्मेदारी लेंगे, हमने तो परमिशन नहीं दी, तो जिम्मेदारी हमारी कैसी? मुझे बिल्कुल आपका सवाल बुरा नहीं लगा। पहले तो नमस्कार आपको। और दूसरा मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि 26 जनवरी को मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। 26 जनवरी क्या होता है? 26 जनवरी को क्या होता है, मुझे कृपया बताने का कष्ट करें। 26 जनवरी क्या है? मैम, पूरी दुनिया जानती है हमारा गणतंत्र दिवस है, लोकतंत्र का एक पर्व है। हमारे संविधान के लिए, हमारे देश के लिए ये एक ऐसा दिन है जहां हम अपनी गर्दन ऊंची करके जाते हैं और उस दिन वहां पर जो कुछ भी हुआ वो अभी तक स्वीकार्य नहीं है। लेकिन सवाल मेरा भी यही है कि उसके लिए कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। देखिए, संजय माधव जी 4 बातें मुझे सुनाकर चले गए कि हमारी थोड़ी ना जिम्मेदारी थी, हमने थोड़ी ना कुछ किया, जो आप हमसे ये सवाल कर रही हैं। सवाल पे मैं पूरी, देखिए अभी ये संजय जी बोल रहे थे, मैं बिल्कुल चुपचाप एकदम शांतिपूर्वक धैर्य पूर्वक बात सुन रही थी इनकी। अब सुनने का भी मायदा रखें जरा सा। आप कर्म कर जाते हैं और सुनने की भी इच्छा न रखें तो ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। 26 जनवरी को जिस दिन झंडा फहरा के लाल किले पर हम लोग याद करते हैं अपने शहीदों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। गणतंत्र दिवस पे पूरा संविधान लागू किया गया था। उस संविधान को लागू करने के लिए इतना सब कुछ किया गया था। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि उस दिन क्या उस झंडे को हटा के इनको अपना झंडा लगाना क्या कार्य उचित था? इनको तो पहली चीज गलत थी। संजय जी, पूरी बात मेरी खत्म होने दीजिए। और दूसरा सवाल मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, आप गलत बात बोल रही है। झंडा लगाने वाला कौन था? एक एक करके बात करेंगे, संजय माधव जी, हनी जी, एक एक करके बात करेंगे।
कि नया कृषि कानून क्या है तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि इनको पता ही नहीं है नया कृषि कानून क्या है। ये पब्लिक को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। नया कृषि कानून वो है, वो बात है ना पल्लवी जी, किसी की थाली से अगर रोटी खींचो तो वो या तो मारेगा या चिल्लाएगा। तो ये इनके जो बिचौलिए लोग हैं ना, इनकी थाली से रोटी खींच ली हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उन्होंने बिचौलियों को हटा दिया। अब लोग क्या करते हैं, जाकर आपने पूरे देश की जनता के रोटी छीनने का काम किया है। वहाँ जाकर अपनी मंडी में चीजें बेच सकते हैं। तो ना, क्योंकि ये बीच में लेने का देने का बिचौलिए का काम करते थे। अच्छा काम तो कर नहीं सकते कि कोई गरीब किसान 1 रुपए में अपनी धनिया बेचता है और मंडी तक आते आते वो धनिया 20 रुपए की हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि बिचौलिए आते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। तो ये चीजें खत्म कर दी ना, जब खत्म करेंगे तो इस तरह की बातें तो ये करेंगे ही करेंगे। एक रमेश कश्यप जी हैं, उन्होंने क्या किया था, मंडी के बाहर अपना माल बेचा था। कानूनी कार्यवाही पहले होती थी मंडी के बाहर माल बेचने में। नए कानून से किसान को कहीं भी माल बेचने की छूट है। इसका असर मुजफ्फरनगर में बहुत दिखाई दिया था, क्योंकि गुड़ बेचने वाले आए रमेश कश्यप जी ने ये कहा था कि अब हमें कहीं भी माल बेचने की पूरी इजाजत है, कोल्हू संचालक को कोई भी रोक नहीं सकता। यही एक मंत्री श्याम सिंह सैनी जी का भी कहना था, जो गुड़ मंत्री के नाम से जाने जाते हैं। प्रदेश में मंडी शुल्क समाप्त कर दिया गया। प्रदेश में किसी भी प्रकार से मंडी के बीच में जो आने वाले शुल्क हैं उसको समाप्त कर दिया गया। जब समाप्त कर दिया गया तो इन लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया, क्योंकि बाहर अब कोई भी अपना माल आकर बेच सकता है। प्याज पाठक जी, एक बार बात सुनिए, इसमें मैं यहाँ एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। अभी जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही है कि अब मंडी के बाहर जाकर कोई भी फसल बेच सकता है, तो इस पर राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अब हमें तो संसद ही अच्छी मंडी लग रही है, अब तो हम संसद में ही बेचेंगे क्योंकि हमारे लिए वही सबसे अच्छा स्थान है। सकते हैं पल्लवी जी, करें, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ गरीबों के बारे में सबसे ज्यादा सोच रहे हैं कि गरीब किस तरीके से विकास करे। तो गरीब के विकास के लिए वो कोई भी चीजों को खत्म नहीं होने देंगे और वो कार्य करेंगे। तो इस चीज के लिए रमेश जी, राकेश टिकैत जी जो कर सकते हैं वो करें। उस समय तो तुरंत ही जब झंडा इन लोगों ने फहराया अपना और गणतंत्र दिवस पे इतना तमाशा किया, तब तो तुरंत भाग गए थे। जब भाग गए तो टिकैत जी ने अपना रोना रोके पब्लिसिटी स्टंट जो हो सकता है वो किया। आप मुझे एक बात बताइए ना, 100 रुपए के 3 किलो 4 किलो प्याज आज मैंने लिए हैं, ये इतना सस्ता कैसे हो गया? पल्लवी जी आप मुझे बताइए ना, सब्जियां अब सस्ती रेट में मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है? आप भी घर में सब्जियां लेती होंगी, आपकी मदर, आपके घर वाले, तो सस्ते रेट में अब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है कि अब मंडी के बाहर कोई भी कहीं भी, सिर्फ मंडी के बाहर अपने ही प्रदेश में नहीं, कहीं भी जाकर अपने माल को बेच सकता है। कोई मंडी शुल्क, कोई टैक्स किसी को नहीं देना है। पहले ये 1 रुपए की धनिया खरीद के 20 रुपए में बेचते थे, 10 रुपए का प्याज खरीद के 100 रुपए में बेचते थे। तो इनको प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी पल्लवी जी, क्योंकि गरीबों के हित में कार्य हो रहा है ना, तो इनको कैसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मुझे दूसरी चीज का जवाब पल्लवी जी कृपया ये रमेश जी दें कि जितने लोग धरने पर बैठे हैं, कृपया मीडिया उस पे कैमरा जरा चला कर दिखाए कि वो उसमें से गरीब तबके का किसान कौन है। मैं इस चीज का बिल्कुल हनी पाठक जी, एक तो उनका नाम संजय माधव जी है, वो किसान नेता हैं, और अब इसकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं उनसे। एक बिल्कुल आपकी बात मैं समझ रही हूँ, एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं संजय जी से। बताइए संजय माधव जी। जाके वहां पर मीडिया में कैमरे को घुमाए और मुझे ये जो वहां पे बैठ के धनिया और प्याज और गोभी और टमाटर होता है वो में से कौन है? अगर रमेश जी वाकई सच्चे किसान नेता है तो मुझे 10 पिक्चर इस समय वो धरना के उन किसानों की भेजे। मैं अपना नंबर, आप ANB चैनल से मेरा नंबर लीजिएगा रमेश जी, और मुझे 10 किसान उसमें से जरूर फोटो खींच के भेजिएगा जो प्रतिदिन उगाई और बुनाई का, वो उगाई और कटाई का काम वहां पर करते हो।
तब उसके बाद मुझे जवाब दीजिए कि वहाँ पे गरीब किसान कौन है। एक्चुअल किसान तो वहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और मुझे क्या, किसी को नहीं दिखाई दे रहा। प्रतिक्रिया ले लेते हैं हनी पाठक जी। संजय माधव नाम है जो हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं। हनी जी, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, रमेश नहीं, संजय माधव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए संजय माधव जी, वो पूछ रही हैं कि वहां पर एक्चुअल किसान कितने बैठे हुए हैं। ये तो क्या बताऊं मैं, ठीक है मैम, प्रतिक्रिया ले लेते हैं संजय जी से, एक रिएक्शन ले लेते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, एक रिएक्शन ले लेते हैं। बताइए संजय जी। तो कुछ पता ही नहीं है, ये जो प्रवक्ता बोल रही है, नेता कुछ बोल रही है, इनके प्रधानमंत्री कह रहे पवित्र आंदोलन है, हम आंदोलन का सम्मान करते हैं, और ये जिस तरह की भाषा बोल रही है, नकेश टिकैत के जो है उसको स्टंट बता रही है। 26 जनवरी के जिस आदमी ने झंडा फहराया, वो झंडा लगाने वाला कौन था, उसके प्रधानमंत्री के साथ फोटो है, अमित शाह के साथ फोटो है। आप चुप होकर सुनिए मेरी बात। आप मैडम, आप चिल्लाइए मत फालतू में। हम नेता नहीं है, आप मिर्ची, आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा नेता होने का। आप प्रमाण पत्र जारी करेंगी, कौन सब्जी उगा रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए। किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर रही है आप? आप तमीज से बात कीजिए, आप तमीज से बात कीजिए, आप थोड़ा तमीज से बात कीजिए। आपको जो आपके लिए बात करने बोलने वाले दिखाई, ये बहुत गलत है मैडम। नहीं, मैं आपसे सम्मान से, आपका जो तरीका बात करने का है, आप ऐसा है, आपको अगर तमीज से बात करना नहीं आता प्लीज डिबेट में बताइए। आपका जो भाषा है, बात करने का अंदाज है, ये डिबेट के लायक बिल्कुल भी नहीं है। आप तो गाली बक रहे हैं, आप नेता नहीं है, प्रमाण पत्र अरे आप अमीर किसान, आप सुनिए, आप गणतंत्र दिवस की वो प्रतिक्रिया है, आप सुनना चाहती है? गणतंत्र दिवस कौन, गणतंत्र दिवस किसने किया था? आपको रिक्वेस्ट करूंगी, एक एक करके बात करेंगे। हनी जी, एक एक करके बात करेंगे, अपनी अपनी बारी का इंतजार करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि आप दोनों एक साथ बोलेंगे ना तो दोनों को एक दूसरे की बात समझ में आएगी, ना ही हमारे दर्शक को समझ पाएंगे। बताइए संजय माधव जी। लगाया, आपको कुछ पता ही नहीं। और झंडा लगाने वाला कौन था? आपके लाल किले तक कोई आदमी 26 जनवरी के दिन चला जाता है, जिस 26 जनवरी को चिड़िया भी पर नहीं मार सकती लाल किले के आसपास में, या देश का प्रधानमंत्री झंडा फहराता है, उसके ठीक 10 मिनट बाद में सैकड़ों लोग लाल किला पहुंच जाते हैं। किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं आप? वो प्रायोजित कार्यक्रम था गवर्नमेंट का, आपका किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए आपने चाल चली थी। इसकी सारी पोल खुल गई 2 दिन बाद में, जैसे ही नेटवर्क खुला, नेट ओपन हुआ, सारी फोटो अमित शाह और मोदी के साथ फोटो आ गई उसकी। आप क्या बात है? हेलो, बताइए संजय जी, आवाज आ रही है आपकी। ये फिर फोन क्यों किया आप? संजय माधव जी, आपको आवाज मिल रही है? मैं पल्लवी जी पूछना चाह रहा हूँ, बहुत ही ये साधारण तरीके से बात कर रहे हैं। इनको आप जो है, आप ये झूठ बोल कर, ये आरएसएस की टेक्निक है बीजेपी की। ये सच बोलने के बजाय आप ये बताइए, जब पता लग गया, आज सबको पता है 26 जनवरी को झंडा फहराने वाला आदमी कौन था, उसकी पोल खुल गई आज। आप ये क्या बोल रहे हैं? इनको पता ही नहीं है। किसानों के बारे में बात करने आ गए, इनको पता नहीं किसान होता क्या है? रईस किसान बैठे हुए, आप जाइए 300 मैडम 300 लोगों की जाने जा चुकी है। आप जाइए 2 दिन रहिए धरने पर, 0 डिग्री टेम्परेचर में, माइनस के अंदर, दिल्ली के आसपास में लाखों की संख्या में किसान बैठ रहे, बूढ़े, बच्चे, औरतें। आप बैठिए, आपको मजे आएंगे, आप जाकर देखिए। आप यहाँ पर बैठ के स्टूडियो के अंदर आकर के ज्ञान बांट रही हो आप एक दिन बैठ के दिखाइए। आप भी धरने पर बैठे हुए हैं क्या संजय माधव जी? आप गेस्ट से ऐसे बात नहीं कर सकते सर, हमने उन्हें बुलाया है ना डिबेट के लिए। आप थोड़ी ना डिसाइड करेंगे स्टूडियो में बैठ के करना है उनको या फिर धरने पर बैठकर बात करनी है। आप अपनी बात रखिए। आप भी अपनी बात, मेरी बात सुनिए। आप क्या बोला? अमीर बैठे हुए हैं, वो मिर्ची उगाई नहीं, वो बैठे हुए हैं। ये क्या तरीका है बात करने का? ये प्रमाण भी जारी करेंगे? प्रमाण नहीं कर सकते, पाकिस्तान में ही जगह मिलनी चाहिए, इन्हें पाकिस्तान में ही जगह मिलनी चाहिए। वहीं के किसान नेता कि पाकिस्तानी बात करेंगे, ये खालिस्तानी बताएंगे, ये चीनी बताएंगे, ये अधिकार इनको तो है। अब मुझे बताइए कैसे बात, महिला से किस प्रकार बात? वो किसान नेता बनकर बैठा है, और किसान नेता में किस तरीके के पत्नी के साथ किस तरीके से बात व्यवहार करते होंगे, ये इनको दिखाई दे रहा है। हनी पाठक जी, और आप लोग भी ये सर्टिफिकेट मत बांटिए कि किसे भारत में रहना है और किसे पाकिस्तान में जाना है। अगर देश में कोई आवाज उठा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे हम पाकिस्तान भेज देंगे या उसे हम पाकिस्तानी कह देंगे। जरूरी नहीं है सरकार की हर नीति से 135 करोड़ लोग जो है संतुष्ट हो जाएं, ये जरूरी नहीं है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपकी हर योजनाओं से हर कोई संतुष्ट हो जाए और जो संतुष्ट ना हो उसे आप पाकिस्तान जाने की बात कहते हैं, ये जरूरी नहीं है। मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि डिबेट की गरिमा हम बनाकर रखेंगे, एक एक करके बात करेंगे। संजय जी, अगर आपकी बात कंप्लीट हो गई हो तो मैं हनी पाठक जी का रुख कर लेती हूँ, नहीं तो आप अपनी बात पहले कंप्लीट कर लीजिए सर।
मैंने भाषा की मर्यादा बिल्कुल नहीं लाग रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चैनल पर आकर के गलत बयानी करना गलत बात है। और प्रमाण पत्र बांटना, अभी पाकिस्तान बोल रहे, अभी ये बोल रहे इनको मिर्ची उगाना नहीं आता, या अमीर के साथ बैठे हुए। अरे वहां पर आप सम्मान तो कीजिए। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर संविधान की मर्यादा के अनुसार यदि लोग 300 लोगों की जान जा चुकी है, 300 लोगों की शहादत हो चुकी है, 300 लोगों की जान जा चुकी है, किसान वहां बैठे हुए, आपने क्या व्यवहार किया? आपने 0 डिग्री टेम्परेचर के अंदर देश की सरकार ने, हरियाणा सरकार ने उन पर पानी की बौछारें फेंकी, आपने 800 गैस के गोले चलाए, आपने दिल्ली के चारों तरफ कटीली बाढ़ लगा दी। ये देश का किसान के साथ में आपका व्यवहार है? ये कोई तरीका है? आप उससे बात, आपने 11 लोगों की वार्ता की, वार्ता में कौन लोग है जिनके पास में कोई अधिकार ही नहीं, वो मुझे पूछ के बताएंगे। आप यदि गलत था तो 11 लोग वार्ता क्यों की आपने? आप ये कह रही आंदोलन ही नहीं है, बैठे हुए किसान ही नहीं है, राकेश टिका नाटक कर रहा है, ये आप कह, मुझे पता ही मजा कौन लग रहा है। आखिरी कमेंट ले लेती हूँ सर, क्योंकि समय की भी हमारे पास कमी है। मैम, सीधा सा मेरा सवाल है, अगले दौर की वार्ता कब और इस समस्या का समाधान कैसे? के लिए इनके नेताओं को बुला लिया गया, कई बार वार्ता हो भी गई। अब ये वार्ता करने से पहले क्या ये बोल कर गए थे कि लाल किले पर उस दिन ये इस तरीके का प्रदर्शन करेंगे और ट्रैक्टर से इस तरीके से मार्च करेंगे? इनको ट्रैक्टर में किस जगह जाने की परमिशन दी गई थी? ये किस जगह घुस गए? जो अपने घर देश का नहीं है, वो अपने घर का भी नहीं है, मैं ये मानकर चलती हूँ पल्लवी जी। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगी, जो ये कह रहे हैं आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें फेंकी गई, मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, वो कब किया गया? जब प्रदर्शन हाथ के बाहर हो गया तब किया गया, जब इनको मिली थी परमिशन किसी और रास्ते से जाने की और ये किसी और रास्ते से चले गए तब का मिला गया। उसमें से इन प्रदर्शनकारी में एक बेटा तो इनके बलि चढ़ गया प्रदर्शन के, जिसकी माँ को यही नहीं पता था पल्लवी जी कि उनका बेटा प्रदर्शन में गया है। तो ये तो ऐसे प्रदर्शन करने के लिए लोगों को लेकर आ रहे हैं जिनकी माओ को, जिनके पेरेंट्स को यही नहीं पता है कि उनका बेटा प्रदर्शन में भी जा रहा है। तो आप इनसे किस प्रकार की उम्मीद रख सकते हैं कि ये किस प्रकार के किसान नेता हैं कि उन्हीं के परिवार को ये नहीं बता रहे हैं कि आपका बेटा हमारे साथ आंदोलन में जा रहा है? तो मुझे आप बताइए। सवाल ये कर रही हूँ कि सरकार क्या कर रही है, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि किसान क्या कर रहे हैं, आप उन पर जजमेंट पास कीजिए। मेरा सवाल ये था कि सरकार क्या कर रही है, समस्या का समाधान निकालने पर आखिर फोकस है किसका? सरकार ने जो किसान कानून, कृषि कानून लाया है वो विधेयक बहुत ही अच्छा है, उससे निचले तबके के किसान बहुत खुश हैं, इसलिए सरकार उसको बदलने का निर्णय नहीं लेगी। ये किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करते रहे, वो इनकी मर्जी है, क्योंकि ये देश है, प्रजातंत्र का देश है, जो ये करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक देश है, जो वो ये करे। लेकिन सरकार गरीबों के बारे में सोचती आई है और आती रहेगी। ये अब प्रदर्शन करते रहते हैं तो वो इनकी मर्जी है, क्योंकि प्रदर्शन ना करने के लिए काफी सरकार ने इनसे गुजारिश कर ली, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। जब मानने को तैयार नहीं है, 3 बार वार्ता कर ली, 3 बार इनको बुला लिया गया, 3-4 बार, लेकिन ये वार्ता करने के बाद भी बाहर आके अपने ही धरने पे चले जाते हैं। इनको प्रदर्शन करने में बहुत मजा आने लगा है तो ये करते रहे, लेकिन सरकार इसमें चेंजेस नहीं करेगी। जब वोट मांगने की बात आती है तब आप लोग ये वाला एटीट्यूड नहीं रखते हैं कि अब हम क्यों जाएं, हमने तो एक बार वोट मांग लिया, अब हम 10 बार क्यों वोट मांगने जाएं। अब आपको ये एटीट्यूड आ रहा है कि हमने तो 11 दौर की वार्ता कर ली साहब, अब तो नहीं प्रदर्शन में मजा आ रहा है तो हम क्यों बुलाएंगे। खैर, मैं समय की कमी है हनी जी, इसलिए मैं यहाँ पर रोक रही हूँ। संजय जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन 108वें दिन भी लगातार बदस्तूर ऐसे ही जारी है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि राकेश टिकैत ने जो प्लानिंग कर रखी है आगामी किसान आंदोलन के लिए, उस प्लानिंग को वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं और सरकार कैसे उन्हें रोक पाएगी, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।